हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग को आज AIB 21 का जो सेकंड पार्ट हम आप लोग को देने जा रहे हैं लैंडमार्क केसेस का। इसके पहले हम आप लोग को वीडियो दिए थे लैंडमार्क केसेस रिलेटेड टू BNS एंड IPC। आज आप लोग को दिया जा रहा है लैंडमार्क केसेस रिलेटेड टू भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इंडियन एविडेंस एक्ट पे। जैसा आप लोग को बताया गया था कि AIB के एग्जामिनेशंस में आप लोग के लिए केसेस का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप केसेस पकड़ बना लेते हैं तो AIB को क्रैक करने में बहुत आसानी होती है। 7 जून 2026 को आप लोग का AIB 21 का एग्ज़ाम है और इसमें आप लोग को केसेस की बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करेगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के और उन केसेस का क्या डिटेल है, उसमें क्या क्या फाइंडिंग दी गई है, किस कोर्ट का जजमेंट है। ये सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। जो आप जानना चाहते हैं, जो आप पूछना चाहते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। हम एक एक लोगों के कमेंट्स के आंसर भी देते हैं। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आप लोग को ये मिलता है कि कोई भी वीडियो बनता है तो आपके सिस्टम पर उसका इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है। आपको ये पता चल जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो पब्लिश होने जा रहा है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से केसेस हैं लैंडमार्क केसेस भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर। थोड़ी देर 10 मिनट के लिए आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाइए, पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और इसको नोट करिए। ये केसेस आपको AIB 21 को क्रैक करने में तो मदद करेगा है। इसके साथ साथ आगे जब कभी आप एडवोकेसी में आएंगे, आप APO या जुडिशल सर्विसेज का एग्ज़ाम देंगे, वहाँ पर भी इन केसेस की बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स होता है। इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखें और समझें। पहला केस है डियर स्टूडेंट, रटन वर्सेस क्वीन। रटन वर्सेस क्वीन का जो केस है 1971 का है, 1971 का। PC का मतलब होता है प्रिवी काउंसिल। ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट था 1872 का, उसका सेक्शन नंबर 6 पर था। अब प्रेजेंट टाइम में ये BSA के सेक्शन नंबर 4 में आ गया है। ये जो क्या नाम है केस है, ये रेजिडेंसी पर बेस है और इस केस के द्वारा एक नया प्रकार का एविडेंस बन के सामने आया था जिसको कहा जाता है सरकमस्टांशियल एविडेंस, परिस्थित साक्ष्य। इसमें ये कहा गया अगर एक ही समव्यवहार वाले तथ्य होते हैं तो वो सारे तथ्य को मिलाने के बाद अगर कोई कंक्लूज़न निकलता है तो उस सारे तथ्यों को हम लोग रिलेवेंट मान लेते हैं, सुसंगत मान लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है आप लोग के लिए। किस कोर्ट का है, केस का नाम, सेक्शन का नाम, ये सब आपको याद रखना है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में हम लोग आज दूसरा केस डिसाइड करने जा रहे हैं, रामनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु। रामनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1978 सुप्रीम कोर्ट का है। 1978 सुप्रीम कोर्ट का है। ये जब हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते थे सेक्शन नंबर 9 था। अब BSA की सेक्शन नंबर 7 में ये आ गया है। BSA की सेक्शन नंबर 7 में ये आ गया है। देखिए ये जो केस है ये पूरा डिवोटेड है किस पर? ये केस डिवोटेड है पूरा का पूरा आइडेंटिफिकेशन परेड। आइडेंटिफिकेशन परेड को हम लोग बोलते हैं शिनाख्त कार्रवाई, पहचान कार्रवाई। इस केस लॉ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये एस्टेब्लिश किया था कि आइडेंटिफिकेशन परेड कराने का पैरामीटर क्या हो। तो ये कहा गया आइडेंटिफिकेशन परेड जो कराया जाएगा वो किसी मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में कराया जाएगा, वो एक्सिक्यूटिव जुडिशल कोई भी हो सकता है। और जिस व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन कराना है उसी से मिलते जुलते कम से कम 5 या अधिक से अधिक 10 लोगों को इकट्ठा किया जाए, जिस कद काठी का है उस कद काठी के लोगों को। इसके साथ जब उनको इकट्ठा किया जाए फिर विक्टिम को सामने लाया जाए और उस व्यक्ति की पहचान कराई जाए। तो पहली बार क्या नाम है न्याय व्यवस्था में यह बनाई गई कि शिनाख्त कार्रवाई कराने का प्रोफार्मा क्या होगा, कैसे, किस पैरामीटर पर कराया जाएगा। तीसरा केस डेट हुई पलविंदर कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। पलविंदर कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, ये 1953 का केस है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। ये कन्फेशन से जुड़ा हुआ है, संस्कृति से। ये ध्यान रखिएगा जो कन्फेशन है वो न तो इंडियन एविडेंस एक्ट के किसी सेक्शन में डिफ़ाइन था और न ये BSA के किसी सेक्शन में डिफ़ाइन है। ये पहली बार जो डिफ़ाइन किया गया था वो पलविंदर कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब में। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो कन्फेशन होता है वो
वही व्यक्ति करे जिसके ऊपर किसी भी ऑफेंस का क्या लगा हो, चार्जेस लगा हो। यानी अभियुक्त व्यक्ति एक्यूज पर्सन के द्वारा अपने द्वारा किए गए अपराध की कन्फेशन ओपन कोर्ट में करना चाहिए कि मैंने ही अपराध किया है, तभी उसको कन्फेशन माना जाएगा, तभी एक्यूज पर्सन को कन्विक्ट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। केस नंबर 4, पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्पेरर। पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्पेरर, ये 1939 का केस है। ये बहुत पुराना केस है, ये ध्यान रखिएगा। और ये पुराना केस के होने के साथ साथ ये केस पीसी का है, प्रिवी काउंसिल का। ये जो केस आप लोग के सामने है, ये पीसी प्रिवी काउंसिल का है। ये केस डाइन डिक्लेरेशन, मृत्युकालिक कथन से जुड़ा हुआ है। जब हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते थे तो सेक्शन नंबर 32 के क्लास फर्स्ट में दिया गया था डाइन डिक्लेरेशन। प्रेजेंट टाइम में ये आ गया है सेक्शन 26 का ए बीएसए में। तो ये कहा गया कि जो व्यक्ति मरने के पूर्व अपना कोई स्टेटमेंट देता है और बाद में उसका डेथ हो जाती है, या कोई परिस्थितियों के बारे में जानकारी देता है जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके प्रीवियस स्टेटमेंट को हम लोग डाइन डिक्लेरेशन की स्टडी में रखेंगे। 5वां है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, डगडू वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। डगडू वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये 1977 का केस है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। ये जो केस है ये जुड़ा हुआ है एकम्प्लिस। एकम्प्लिस को हम लोग बोलते हैं सह अपराधी। ये जब इंडियन एविडेंस एक्ट हम लोग पढ़ते थे तो सेक्शन 133 133 और इलस्ट्रेशन बी ऑफ द सेक्शन 114 से जुड़ा हुआ था। अब हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पर बीएसए पढ़ते हैं, तो बीएसए की ये सेक्शन 138 और इलस्ट्रेशन बी ऑफ द सेक्शन 119 से जुड़ा हुआ है। इसमें यह कहा गया कि जो एकम्प्लिस होता है, अगर वो अपने द्वारा किए गए अपराध की सूचना देता है कोर्ट को और साथ साथ अपने साथियों के बारे में जानकारी देता है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या उसके जानकारी मात्र के आधार पर उसके अन्य साथियों को दंडित किया जाए। तो इस पर जो सेक्शन रन करते 138 कहता है कि उसके स्टेटमेंट के बेसिस पर हम दंडित कर सकते हैं। लेकिन जो सेक्शन 119 का बी इलस्ट्रेशन कहता है कि भाई सहअपराधी तो बेसिकली वो तो क्रिमिनल है ही है, वो तो खुद ही बैड कैरेक्टर का है, तो उसके स्टेटमेंट पर बेस मत करिए जब तक कि उसका स्टेटमेंट का कोरोबरेशन न करा लिया जाए। तो समस्या ये थी कि दोनों सेक्शन में कंट्राडिक्शन था, तो ये हुआ कि किसको प्रेफरेंस दिया जाए। तब आया डगडू का केस, डगडू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1977 सुप्रीम कोर्ट। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि बेटर तो ये होगा कि एकम्प्लिस के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट का पहले कोरोबरेशन कराया जाए, उसकी सत्यता को परखा जाए, ये देखा जाए वो कितना सही बोल रहा है, तब उसकी एविडेंशियल वैल्यू निकाला जाए और उसी के बेसिस पर फिर जो अदर उसके साथी हैं उनके बारे में कोर्ट डिसीजन ले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है आप लोग के लिए जो 1977 में सुप्रीम कोर्ट का था। डियर स्टूडेंट, आप लोग को एक सूचना देना चाहते हैं, बिहार एपीओ जिसकी 300 वैकेंसी बम्पर वैकेंसी है और 15 जुलाई 2026 को इसका एग्ज़ाम है। और ये एग्ज़ाम जो ये वैकेंसी आई है 6 साल के बाद आई है। वर्ष 2000 में आई थी, 553 के आसपास पोस्ट इस बार आई है। तो इसके लिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने अपने जो रेगुलर बैच है उसको तो कंप्लीट कर दिया है। अब आप लोग के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स है, 1 जून 2026 से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आप लोग को लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो होगा वो लॉ का पेपर का भी होगा, जनरल स्टडीज़ का होगा, डिग्लॉट में होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। बहुत ही नॉमिनल फीस इसकी रखी गई पूरे कोर्स की, जिसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा। 2999 2999 रखा गया है। ये 2 व्हाट्सअप नंबर है आपके सामने लगा है। आप लोग क्लास लेना चाहते हैं, क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस व्हाट्सअप नंबर में से किसी भी नंबर पर अपना आधार कार्ड भेज देंगे और लिख देंगे कि मुझे परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के क्रैश कोर्स से जुड़ना है। तो आगे की फॉर्मेलिटीज़ आप लोग को बता दी जाएगी, आप इससे जुड़ जाएंगे और क्लास लेना शुरू कर देंगे। देखिए क्रैश कोर्स बहुत ही यूज़फुल होता है, एग्ज़ामिनेशन के लास्ट टाइम में पूरा रिवीजन हो जाता है, तो हम लोग को प्रीलिम्स निकालने में बहुत मदद मिलती है। इसीलिए आप लोग के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जाता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।